चौराहे में फांसी के कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ूं, प्यारों आपको उससे पहले बता देना चाहता हूं कि क्राइम सीरीज चैनल को किसी व्यापारिक उद्देश्य से नहीं बनाया गया था। मैं खुद भी एक यूट्यूबर नहीं हूं। यहाँ पर सिर्फ हम खाली समय मिलते ही गुनाहों के प्रति आवाज उठाने या सच का साथ देने इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं। जब तक आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा तब तक हम आते ही रहेंगे। जिस दिन ये भी मिलना बंद हो जाएगा तो हम भी यहाँ से जुदा हो जाएंगे। इसी बात पर एक लाइक मार दीजिए और बढ़ते हैं पुनः क्राइम केस की ओर। चौराहे में फांसी के कॉन्सेप्ट पर विचार विमर्श किया जाए उससे पहले शब्दों का बेस बनाने के लिए कोलकाता केस के गहराइयों पर जाते हैं। जरा गौर करिएगा, जो कोलकाता केस में डॉक्टर बहन के साथ हुआ, ना जाने ऐसे कितने कृत्य रोज हो रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि सही टाइम में आरोपियों को सजा ना देना। सभी को पता है यह एक मुख्य आरोपी है जिसको आप फोटो स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह एक ऐसा अकेला शख्स था जो सीसीटीवी कैमरे पर कैप्चर हुआ था। आपको बता दें, इसने अपना जुर्म भी कबूला था और जिस दिन इसने जुर्म कबूल लिया था इस चौराहे में दिया जाना चाहिए था, लेकिन इसका उल्टा हुआ। इसको लंबे समय तक जेल में रखा गया, जिसके कारण यह तरह तरह के स्टेटमेंट बदल रहा है, क्योंकि इसे जेल में सोचने का समय मिल गया। कभी कहता है मुझे फंसाया जा रहा है, कभी कहता है इसमें और लोगों का हाथ है, बड़े लोगों का हाथ है। अभी हाल में ही इसे जैसे ही मौका मिला मीडिया की तरफ निहारने को, तो यह जाली वाले गाड़ी में बंद था, पुलिस की हिरासत में था। लेकिन जैसे ही मीडिया कर्मियों को देखता है वहीं से जोर जोर चिल्लाने लगता है बंगाली भाषा में कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। तुम्हें फंसाया जा रहा है तो क्लियर बताओ कैसे फंसाया जा रहा है। यहाँ पर फंसाया नहीं जा रहा है, बल्कि कैसे भी करके संजय अपने आप को निर्दोष साबित करने का प्रयास कर रहा है, जबकि सभी को पता है कि संजय की संलिप्तता इस केस में 100% थी। लेकिन उसे बहुत सारा समय मिल गया है और वह उसी का फायदा उठा रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी कमी यही है कि सही टाइम पर इस पर कार्रवाई नहीं किया जाना। अगर इसे तुरंत ही उसी समय पर चौराहे पर तो आज देश में दहशत होता, खौफ होता, कोई नया दरिंदगी करने से पहले 100 बार सोचता। लेकिन यह सब कोलकाता केस में नहीं हुआ, जिसके कारण डॉक्टर बहन के केस के हो जाने के बाद ना जाने ऐसे कितने घिनौने कृत्य को पुनः अंजाम दिया गया। संदीप घोष के पोर्शन को अभी हम थोड़े समय के लिए साइड में रखते हैं और चौराहे में फांसी वाले कॉन्सेप्ट को आगे रखते हुए इस क्राइम केस पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अपराधियों के टाइमलाइन पर बात करेंगे। जिस तरह से संजय रॉय को अभी तक फांसी नहीं दी गई, वक्त लगातार बीतता जा रहा है, इसी टाइमलाइन संबंधित समस्या पर उदाहरण पेश करूंगा। ऐसे ही 2012 में निर्भया कांड हुआ था, जिसमें साफ साफ पता लग गया था कि आरोपी कौन कौन है, लेकिन इनको पूरे 8 साल बाद यानी 2020 में फांसी दी जाती है। 8 साल का यह वक्त इतना ज्यादा कहलाता है कि एक जघन्य अपराध करने वाला अपराधी भी इन 8 सालों में अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर डालता है। अभी तुरंत ही देख लीजिए, संजय को थोड़ा सा मौका मीडिया के सामने मिला तो वह जाली वाले गाड़ी से ही चिल्लाने लगा कि मैं आरोपी नहीं हूं, मैं तो सबसे बड़ा संत हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। अब इस टाइमलाइन के कॉन्सेप्ट पर हम गहराइयों से उतरते हैं। उदाहरण के तौर पर एक दरिंदे को आज से 10 साल पहले पकड़ा गया, जिसकी उम्र 18 साल थी। उसके बाद उसको फांसी होती है 10 साल बाद, जब उसकी उम्र हो जाती है 28 साल। जब वह दरिंदा 18 साल का था, तब जाहिर सी बात है उसके मन में वैसी दरिंदे यानी कुत्ते की तरह तरंग उठ रही होगी और वह उस उम्र के आक्रोश में आकर विश्व का सबसे गंदा अपराध दुष्कर्म को अंजाम दे देता है। तो जरूरी थी उसी टाइमलाइन पर त्वरित कार्रवाई करने की, क्योंकि वह उस उम्र के टाइमलाइन पर दरिंदा, भेड़िया या कुत्ता था, ना कि इस 10 साल बाद वाले 28 साल के टाइमलाइन पर। तो जरूरत थी उस दरिंदे या दुष्कर्मी को उसी समय पर इस दुनिया से जुदा कर देने की। लेकिन जब किसी को 8-10 साल बाद सजा मिलती है, तब तक में वह दरिंदा जेल की खा कर बहुत बदल सा जाता है। 8-10 साल के टाइमलाइन में आते आते उसे अपने पापों का प्रायश्चित भी होने लग जाता है। वह अपराधी खुद गिल्ट फील करने लग जाता है। लेकिन जब क्राइम केस नया होता है, तब लोगों के बीच जन आक्रोश और माहौल गर्म होता है। आम जनता इतना आक्रोशित रहता है
कि उन्हें लगता है कि आरोपी को जल्दी से जल्दी फांसी में लटका दिया जाए, लेकिन भारत देश के कानून व्यवस्था में अटकलों के कारण ऐसा नहीं हो पाता और वक्त बीतते बीतते 8-10 साल हो जाते हैं। उसके बाद अगर अपराधी को सजा मिल भी जाती है तब उसकी सजा का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उस समय तक लोग उस केस को भूल चुके होते हैं, उनका गुस्सा बहुत हद तक शांत हो चुका होता है। इतने लंबे टाइम लाइन में एक बड़ा जनरेशन गैप भी हो जाता है, जिससे बहुत सारे बच्चे तो जान ही नहीं पाते कि आखिर उस समय पर हुआ क्या था। हाँ, पता लगता है कि किसी फलाने को फांसी दिया जा रहा है इस जुल्म के कारण, लेकिन आम नागरिक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ना इस फांसी से किसी को खौफ होता है। और इस टाइम लाइन में दरिंदे जो होते हैं वे लगातार अपने दरिंदगी को जारी रखते हैं और आशी फांसी का उन्हें कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भारत की कानून व्यवस्था एकदम लुल्ल पड़ी हुई है। और इसी कारण से पूरे भारतवर्ष में आज हर वक्त, हर पल, हर समय, हर कतरा किसी बहन बेटी पर गलत नजर डाला जाता है, उनके आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाता है। उन्हें दरिंदे बस एक प्रोडक्ट की नजर से देखते हैं, जिससे ऐसे अपराधों को लगातार बढ़ावा मिलता ही जा रहा है। और अगर ऐसा ही लुल्ल कानून व्यवस्था चलता रहा तो अपराध लगातार होते ही रहेंगे। आप खुद देख लीजिए, क्या निर्भया केस हो जाने के बाद दुष्कर्म रुका? क्या कोलकाता केस हो जाने के बाद दुष्कर्म रुका? कोलकाता का केस हो जाने के बाद ना जाने कितने दुष्कर्म इस भारत देश में हुए, और हर रोज लगातार यह घटना दरिंदे दोहराते ही जा रहे हैं। इनका सबसे बड़ा कारण है त्वरित कार्रवाई ना करना। नजीर के तौर पर इस समय पर जैसे कोलकाता केस का माहौल गर्म है, आम जनता सड़क पर उतर आई है, वह चाहती है कि टेरी डॉक्टर के दोषियों को तुरंत फांसी की सजा मिले। लेकिन यहाँ पर तारीख पर तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं मिला जज साहब। और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे माहौल ठंडा हो जाएगा और लोग बाग धीरे धीरे इस क्राइम केस को भूलने लग जाएंगे। और हर रोज मोहल्ले पर, सड़क पर, चौराहे पर एक नया दरिंदा जन्म लेते दिखाई पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कोलकाता केस इंसिडेंट हो जाने के बाद भी पता नहीं कितने दुष्कर्म किए गए, जो आज भी देश में रुकने का नाम नहीं ले रहा। देश में अगर ऐसा ही कानून व्यवस्था रहा तो यह कभी रुक नहीं पाएगा। जबकि यहाँ पर जरूरत थी त्वरित फैसले की, जरूरत थी फांसी की सजा को नॉर्मल न देते हुए चौराहे में फांसी देने की और फांसी को लाइव टेलीकास्ट करने की, जिसे देखने के बाद अगला दरिंदा भी खौफ खाता और दरिंदा बनने के लिए 1000 बार सोचता। तिहाड़ जेल में या देश में जहाँ भी फांसी दी जाती है उसका एक टाइम होता है मौसम के हिसाब से। अक्टूबर से फरवरी के बीच में जो फांसी का टाइम होता है वो 8 बजे सुबह का होता है। तो इसका मतलब है कि इन चारों को अगर फांसी दी जाएगी, क्या इकट्ठे दी जाएगी, 2-2 करके दी जाएगी? मैं अगर चारों को बात होगी मैं देखूंगा हिसाब, अगर चारों को तो एक साथ चारों में दे रहे, मतलब 2-2 करके ले लेंगे। आप 8 अगस्त के उस काली रात से भली भांति परिचित हैं कि किस प्रकार से लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया। उसके शरीर को क्षति विहीन कर दी गई, उसके प्राइवेट पार्ट में जख्म दिए गए, उसके गर्दन की हड्डी को तोड़ दी गई, पूरे शरीर को लहूलुहान कर दिया गया और दुष्कर्म करने के बाद उसका बर्बरता से मर्डर भी कर दिया गया। पर इस कहानी में एक इनसे भी खतरनाक विलेन एंट्री करने जा रहा है, जो पहचान का मोहताज तो बिल्कुल भी नहीं है। नाम है पवन जल्लाद। पवन जल्लाद की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज की इस जन सैलाब की परिचर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ही नहीं पूरे भारत में जगह जगह पर धरना प्रदर्शन किए गए, कैंडल मार्च निकाले गए, इस दुष्कर्म का लगातार बहिष्कार किया गया। लोगों के मन में आक्रोश था, गुस्सा था, जो कि जायज भी था। जैसे कि इस क्राइम केस में विदित है कि अपराधी संजय राय, जिसने दुष्कर्म और मर्डर किए हैं, जो कानून की नज़र में सबसे बड़ा जघन्य अपराध माना जाता है। अगर हम अपराधों के पैरामीटर को लेकर चलें तो इससे ज़्यादा जघन्य अपराध कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुष्कर्म ही विश्व का सबसे बड़ा जघन्य अपराध है। तो जाहिर सी बात है कि सजा भी अपराधी को उतना ही भयानक होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट रूप से संजय इसमें मुख्य रूप से आरोपी है, वह इस बात को चाहकर भी झुठला नहीं सकता। और ऐसा भी लग रहा है कुछ और लोग भी इसमें शरीक हुए हैं। अगर ऐसे लोग भी शरीक हुए हैं तो उनको भी एक एक करके फांसी के फंदे में लटकाया जाएगा। तो आइए जानते हैं
डॉक्टर बहन के दोषियों के फांसी के विषय में और पवन जल्लाद इस केस में किस तरह से एंट्री कर रहे हैं वह भी जानने का प्रयास करेंगे। आप इस चैनल को भले ही सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन अगर इस जंग में आपका थोड़ा भी योगदान है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, ताकि आपका जंग के प्रति समर्पण यहाँ पर दिखे। तो बढ़ते हैं क्राइम केस की ओर। लोग संजय की हरकत से अच्छे से वाकिफ हैं, जानते हैं कि संजय किस तरह से रेड लाइट एरिया जाता था, किस तरीके से उसे लड़कियों का शौक था, किस तरह से उसने कई शादियां कर रखी थी और वह शराब पीने के बाद किस तरह का हैवान बन जाता था। इन सभी बातों से लोग भली भांति परिचित हैं। संजय की बर्बरता डॉक्टर बहन के साथ कोरे कागज की तरह साफ है। इसमें और भी कोई अपराधी इन्वॉल्व रहा हो या ना रहा हो, लेकिन संजय इसमें पूर्ण रूप से इन्वॉल्व है। तो संजय का फांसी होना 100% तय है। आज का विषय अपराधियों को फांसी में लटकाए जाने के बारे में ही है। आजाद भारत में निर्भया के चारों दोषियों को मिलाकर कुल 61 लोगों को फांसी में लटकाया जा चुका है। इस महान कार्य को जल्लादों के द्वारा अंजाम दिया जाता था। 2000 के दशक तक नाटा मलिक पश्चिम बंगाल राज्य का मशहूर जल्लाद हुआ करता था। वह मूलतः कोलकाता का रहने वाला था। उसके लिए फांसी देना एक पुश्तैनी पेशा था। ब्रिटिश राज में नाटा के पिता ने 500 से भी ज्यादा लोगों को फांसी में लटकाया था, जिसमें अधिकतर बंगाली क्रांतिकारी शामिल थे। लेकिन नाटा जल्लाद के बाद एंट्री होती है पवन जल्लाद की, जो वर्तमान में जल्लाद पद पर विद्यमान हैं। भारत देश में होने वाले फांसी का कारोबार इन्हीं को सौंपा गया है। पवन जल्लाद कहते हैं कि मैं खानदानी जल्लाद हूँ, इस काम में मुझे शर्म नहीं आती। मेरे परदादा लक्ष्मण जल्लाद, दादा कालूराम जल्लाद, पिता मम्मू जल्लाद, मतलब जल्लादी के इस खानदानी पेशे में अब मैं चौथे पीढ़ी का एक लौता जल्लाद हूँ। और जैसे विदित है कि पवन जल्लाद अपने खानदान में एक लौते जल्लाद होने के साथ साथ इस समय पर भारत देश के भी एक लौते जल्लाद हैं, तो कोलकाता केस के आरोपियों का नंबर भी इन्हीं के द्वारा लगने वाला है। सबसे आखिरी फांसी 2012 के निर्भया कांड के दोषियों को दिल्ली के तिहाड़ जेल में 20 मार्च 2020 को सुबह तड़के 5:30 बजे दे दी गई थी, जिसमें चारों लोगों को एक साथ फांसी के फंदे में लटका दिया गया था, जिन्होंने एक 23 वर्षीय बच्ची के साथ बर्बरता किया था, जिससे पूरा देश दहल उठा था। उस केस को हम सब निर्भया केस के नाम से जानते हैं। यही एक ऐसा मात्र केस था जिससे पूरे देशवासियों ने 2012 में बढ़ चढ़कर भाग लिया और एकता दिखाकर यह साबित कर दिया कि ऐसे अपराध करने वाले दरिंदों की क्या सजा होनी चाहिए। हालांकि जीवन बचाने के लिए आरोपियों ने खूब प्रयास किए। कोर्ट को इन्हें फांसी में लटकाने के लिए 7 साल 3 महीने और 3 दिन का समय भी लगा। अंततः 2020 में जाकर निर्भया को न्याय भी मिला। इसी प्रकार से हेतल केस की बात कर लेते हैं। 14 अगस्त 2004 को पश्चिम बंगाल के अलीपुर सेंट्रल जेल में धनंजय चटर्जी को उसके 42वें जन्मदिन के मौके पर फांसी दे दी गई थी। उसने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या किया था। और आप रंगा बिल्ला के केस से तो भली भांति परिचित हैं कि कैसे उन्होंने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और मर्डर किया और उन्हें 31 जनवरी 1982 को तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया। इसकी और गहराई से जानकारी आपको सुनील गुप्ता की किताब ब्लैक वारंट में मिल जाएगी। उन्होंने अपने जेलर पद में रहते हुए कई लोगों को फांसी दिलाया था और फांसी की पूरी दास्तान इस किताब में लिख डाली। इसी प्रकार से आज का जो आरोपी संजय है, इसने भी ऐसे ही जघन्य अपराध किए हैं, तो इसे फांसी की सजा मिलना बिल्कुल तय है। और अगर संजय के अलावा भी कोई इस केस में लपेटे में आता है तो उसे भी संजय के साथ लटका दिया जाएगा और इस दुनिया से जुदा कर दिया जाएगा। एक और दिलचस्प बात यहाँ पर बताऊंगा। जिस तरह से फांसी की सजा बिरले ही किसी को मिलते हैं, उसी तरह से फांसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फंदा भी पूरे देश में केवल एक ही जगह बनता है। गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे से लेकर मुंबई बम धमाकों के दोषी अजमल कसाब और संसद के हमले के दोषी अफजल गुरु को भी दी गई सभी फांसी एक ही जेल के बनाए फांसी के फंदे से दिया गया था, और वह जेल है बक्सर जेल, जो कि बिहार में आता है। तो आखिर क्या होती है फांसी की प्रक्रिया, जानते हैं इस क्राइम केस पर। जब आरोपी अपने बचाव में पूर्ण रूप से सबूत इकट्ठे नहीं कर पाता, तब वह केस हार जाता है। जब कोर्ट के द्वारा ब्लैक वारंट काट दी जाती है, तब कैदी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। तो आखिर आपके मन में सवाल होगा, आखिर यह ब्लैक वारंट होता क्या है? तो सीधे तौर पर कहें तो
तो कह सकते हैं कि मौत का फरमान या आदेश जिसमें मौत का समय और तारीख और जगह लिखा होता है। ब्लैक वारंट कट जाने के बाद जिस दिन फांसी की तारीख तय की गई होती है उससे 24 घंटे पहले ही कैदी को साधारण जेल बैरक से निकालकर फांसी बैरक में शिफ्ट कर दिया जाता है। कैदी को अब एहसास हो चुका होता है कि उसे फांसी होने वाला है, तो वह उस वक्त से ही फांसी की दहशत में पल पल मरना शुरू कर देता है। कैदी इतना दहशत में आ जाता है कि जब उसे रात का खाना भी ऑफर किया जाता है तो रात का खाना तक नहीं खाता। जाहिर सी बात है वह कैदी रात भर सो भी नहीं पाता। लेकिन जैसे 4 बजते हैं तो अचानक पुलिस के जूतों की आवाज फांसी बैरक की ओर चली आती है और सुनाई देती है, खट खट खट, जिससे कैदी और भी भयभीत हो जाता है। उसके बाद कैदी को नहाने के लिए कहा जाता है, साथ ही उसे नए कपड़े पहनने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन दहशत में होने के कारण कुछ कैदी नए कपड़े भी नहीं पहनते हैं। यह चीज कुछ पुराने केसों में देखा गया है। उसके बाद कैदी से आखिरी इच्छा पूछी जाती है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। बहुत बिरले ही कैदी ऐसे होते हैं जो अपनी आखिरी इच्छा लिखा पाते हैं। बाकी दहशत होने के कारण उन्हें कुछ सूझ ही नहीं पड़ता और वे कुछ नहीं बताते अपनी आखिरी इच्छा। उसके बाद कैदी को नाश्ते और चाय के लिए भी ऑफर किया जाता है, लेकिन ज्यादातर कैदी मौत के दहशत में होने के कारण ऑफर को ठुकरा देते हैं। उसके बाद घड़ी की सुई लगातार भागती जाती है और अब वक्त हो जाता है 5 बजे का। 5 बजे फांसी घर पर डॉक्टर, पुलिस का पूरा टीम और जल्लाद वहां पर मौजूद हो जाते हैं। इसके बाद कैदी के सर को ढककर फांसी बैरक से फांसी घर की ओर ले जाना प्रारंभ किया जाता है। लेकिन कैदी कभी कभी इतना डर जाते हैं कि वह वहां तक चलकर नहीं जा पाते, उनके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। तब पुलिस बल उन्हें टांग कर फांसी के तख्त तक ले जाते हैं। इसके बाद जल्लाद फांसी तख्त में ही कैदियों के हाथ पैर बांधता है। और जाहिर सी बात है, वर्तमान में भारत में जो हमारे जल्लाद हैं उनका नाम है पवन जल्लाद, और जो अभी फांसी होगी दरिंदों की उसमें भी पवन जल्लाद ही उनके हाथ पैर में रस्सी बांधेंगे। कैदियों का हाथ पैर बांधने के बाद जल्लाद लीवर की ओर चला जाता है। जब टाइम पूरा हो जाता है कैदी का, उसके बाद जेलर रूमाल नीचे गिरा देते हैं और तुरंत ही जल्लाद लीवर को खींच देता है और कैदी तुरंत फांसी में लटक जाते हैं और कुछ मिनट झटपटाने के बाद दम भी तोड़ देते हैं। लेकिन दम इतने आसानी से नहीं टूटता। जब कैदी को लटकाया जाता है तो जो कैदी का एटलस नाम का गले का हड्डी होता है, जो कि हर इंसान के गले में पाई जाती है, वह सबसे पहले टूटता है, जिससे कैदी को असह दर्द होता है। उसके बाद दुनिया से दफा होने का नंबर आता है, उसमें भी काफ़ी झटपटाना पड़ता है। और मैं इतना चीज़ गहराई से क्यों बता रहा हूँ, ताकि जितने भी दरिंदे देख रहे हैं, जो दरिंदा बनना चाहते हैं, जो दरिंदे की तरह हरकत कर रहे हैं, जो आज भारत देश में हो रहा है, वो दोबारा ना दोहराया जाए। और सरकार से यह भी गुजारिश है कि दरिंदों को सेंट्रल जेल में फांसी न देकर चौराहे पर फांसी दिया जाए, उसकी लाइव टेलीकास्ट भी चलाई जाए, ताकि दूसरा दरिंदा उस मंजर को देखकर दहशत में आ जाए कि दरिंदगी करने पर इस तरह की सजा मिलती है कि चौराहे में लटका दिया जाता है, जिससे शायद भारत देश में अपराध कम हो जाए। इसमें आप सभी की क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर व्यक्त कीजिएगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे और गलत गतिविधियों में अपना हाथ नहीं बटाएंगे। अगर बात समझ में आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप जागरूक हुए हैं। जैसे इस क्राइम केस से जुड़ा कोई नया अपडेट आता है तो हम पुनः परिचर्चा करेंगे। तो इजाज़त दीजिए अपने बड़े भाई को। धन्यवाद।